वीवी भी मिस्टर फाई के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती। मिस्टर फाई वीवी का गला पकड़ के उसे हवा में पकड़ लेता है और बोलता है Women. तो गाइस, जैसा कि हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे हीरोज लिटिल गार्डन की ओर निकल पड़ते हैं और इस बीच में हम लोगों ने कोबी और हेलेमेप्पो का भी सीन देखा था, जहां पर वो लोग नेवी हेडक्वार्टर में बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग दो ऐसे वॉरियर को देखने वाले हैं जिनका उम्र 100 सालों से भी ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाना। तो चलो अब हम अपने कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं, जिस पर लूफी और बाकी सभी लोग प्रिंसेस वीवी के साथ लिटिल गार्डन की ओर बढ़ रहे होते हैं। और तभी सांजी सभी के लिए जूस लेकर आता है। ए सुनो सभी लोग, जिसको भी ये स्पेशल जूस पीना है आ जाओ। और सभी लोग भाग करके वो स्पेशल जूस को पीने चले जाते हैं। कुरो स्ट्रॉ से जूस नहीं पी पा रहा था, तो सांजी उसे बताता है कि उसे कैसे पीना है। और कुरो एक के बाद एक गिलास गटक जा रहा था और वीवी ये देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तुम एक नंबर के बेवकूफ लग रहे हो कुरो। और तभी वहाँ पर नामी आ जाती है और वो वीवी को जूस ऑफर करती है। अरे बीवी, उनको जो करना है करने दो, ये लो तुम जूस पियो। और कुरो इतना ज्यादा जूस पी लेता है कि वो उल्टी करने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उनके शिप के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा डॉल्फिन छलांग लगाकर समुद्र में कूदता है। और ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा डॉल्फिन है। और तभी अचानक से सभी लोग एकदम जोश में आ जाते हैं और शिप को लिटिल गार्डन की ओर तेजी से आगे बढ़ाने लग जाते हैं। नामी, हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? एक सेकंड रुको, बताती हूँ। नामी फिर अपने लॉक पोस्ट में देखती है और बताती है कि शिप को 34 डिग्री की ओर मोड़ दो। और सब ऐसा ही करते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि लिटिल गार्डन नजर आने लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं, ये लिटिल गार्डन ही है। इसके बाद हमें लिटिल गार्डन के अंदर एक टापू को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पेड़ के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई होती है। और उस बिल्डिंग के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी उसे पीछे से एक लड़की मिस्टर 3 कहकर बुलाती है। वो लड़की मिस्टर 3 से बोलती है कि वो काम करते करते थोड़ा बोर हो गई है। आखिर तुमने कौन सा ऐसा काम कर लिया जो तुम बोर हो गई हो? और एक मिनट, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कहीं भी मेरे कोड नेम मिस्टर 3 से मत बुलाया करो। लेकिन भाई ये बात अलग है कि उसके सिर पर पहले से ही मिस्टर 3 लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये कल से अपने हाथ में ये पेपर क्यों लेकर घूम रही हो? ये तो बॉस का मैसेज आया है। अरे तुम मुझे थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी क्या? फिर वो उस लेटर को पढ़ता है और उसमें लिखा था कि किसी अनवांटेड पायरेट के द्वारा मिस्टर 5 को टेक डाउन कर दिया गया है। लेकिन मिस्टर 3 बोलता है अगर मिस्टर 5 के बदले मिस्टर 2 मारा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। उसे अपने डेविल फ्रूट के पावर पर बहुत ज्यादा घमंड है। खैर जो भी हो, लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे मालूम नहीं है कि उसने बारूक वगैरह से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी और बाकी सभी लोग लिटिल गार्डन पर पहुंच चुके होते हैं और उस सब की एकदम फटके 4 हो चुकी होती है। वीवी भी थोड़ा टेंशन में दिखाई देती है। उसे मिस ऑल संडे की बात याद आती है कि उसने बोला था कि तुम लोग लिटिल गार्डन से जिंदा बच के नहीं निकल पाओगे। नामी, क्या हम इस आइलैंड को छोड़ करके दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये लॉक पोस्ट रीसेट नहीं हो जाता हमें इसी आइलैंड पर रुकना होगा। और हम लोग देखते हैं जैसे जैसे गोइंग मैरी लिटिल गार्डन के अंदर जा रही होती है, ये आइलैंड और भी ज्यादा डेंजरस और घना होते जा रहा था। और इतने ज्यादा टेंस माहौल में भी सांजी फिर से अपनी बंदीबाजी शुरू कर देता है। नामी सान, तुम तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। तुम्हारा मतलब मैं ना? मैंने तुझे नहीं बोला बेवकूफ, ऑब्वियसली मैंने नामी को बोला है। तभी सांजी के पीछे एक बड़ा सा पंछी उसके ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन सांजी उससे बच जाता है। इतना बड़ा पंछी देखकर सब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। और तभी जंगल से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती है, जिसे सुनकर नामी और उसब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये कैसा आवाज है? ऐसा लगता है जैसे पहाड़ फट गया हो, अब हम सब मरने वाले हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टाइगर आ जाता है, जो कि गोइंग मैरी के पीछे आने लग जाता है। और तभी अचानक से वो टाइगर के पीछे से खून निकलने लग जाता है और वो टाइगर वहीं पर मर जाता है। ये क्या, ये कैसे मर गया? ये तो पक्का हो गया है, ये कोई मामूली आइलैंड नहीं है। अच्छा यही होगा कि हम एक जगह रुक जाए और तब तक वेट करें जब तक ये लॉक पोस्ट रीसेट नहीं हो जाता। और फिर सभी लोग गोइंग मैरी को आइलैंड के बीचों बीच रोक देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि लूफी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रहा होता है। ही सांजी, जल्दी से मेरे लिए कुछ लंच बना दो, अब मैं ये जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए एक एडवेंचर पर जा रहा हूँ। और लूफी को ऐसा करता देखकर नामी रोने लग जाती है और उस सब का तो मुंह ही खुला रह जाता है।
वो ये देखकर शॉक होता है कि इतने ज्यादा टेंस माहौल में लूफी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तभी वीवी भी लूफी को बोलती है, लूफी क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल वीवी, तुम भी आ सकती हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो वीवी? अरे तुम टेंशन मत लो नामी, मेरे साथ कुरो भी आने वाला है। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर बैठी रही तो मैं अलाबास्टा के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और कुरो को जैसे मालूम पड़ता है कि वो भी साथ में जाने वाला है तो एकदम हैरान रह जाता है। ऐसा देखकर लगता है कि कुरो अभी जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी सभी के लिए लंच बना देता है। लूफी के लिए मीट बनाता है, वीवी के लिए भी कुछ लंच बनाता है और कारू को उसको स्पेशल ड्रिंक का बोतल उसके गले में लटका देता है। इसके बाद लूफी, वीवी और कारू जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ पर जोरो भी आता है और बोलता है कि तुम लोग शिप का ध्यान रखो, मैं भी थोड़ा घूम कर आता हूँ। और ऐसा कहकर वो शिप से नीचे कूद जाता है। 1 मिनट जोरो, तुम बाहर जा रहे हो क्या? हमारे शिप में खाना खत्म हो गया है। अगर तुम बाहर जा ही रहे हो तो अगर तुम्हें कुछ मीट वगैरह मिले तो उसे लेते आना। ठीक है, मैं लेते आऊंगा। वैसे भी तुम कभी भी इतने बड़े जानवर को कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। क्या कहा तूने? और दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक शर्त लगता है कि कौन सबसे बड़ा जानवर पकड़ेगा और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और अब शिप पे केवल नामी और उसप रह जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं। इसके बाद दोनों शिप के ऊपर बैठ करके एक दूसरे को हौसला देते हैं। तभी नामी अचानक से उठ करके अंदर चली जाती है और सारे बुक को इधर उधर फेंकने लग जाती है। 1 मिनट नामी, ये तुम क्या कर रही हो? 1 मिनट रुक जाओ सब, मुझे एक बुक रीड करना है। कौन सी बुक? लिटिल गार्डन के बारे में। और इस तरफ हम लोग देखते हैं सांजी के पीछे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर होता है, लेकिन सांजी को उसके बारे में थोड़ा भी भनक नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो डायनासोर सांजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, सांजी उसे एक लात मार करके उसे गिरा देता है। और इस तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं जिसके सामने एक 3 सींगों वाला राइनो होता है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं लूफी और वीवी के सामने एक बहुत ही बड़ा डायनासोर होता है। डायनासोर! वीवी भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक प्राचीन आइलैंड पर हैं। इस आइलैंड का समय रुक चुका है और ये अभी भी डायनासोर वाली सदी में है, क्योंकि ग्रैंड लाइन में एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से बहुत दूर होता है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से हर आइलैंड की अपनी अलग अलग खूबी होती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आइलैंड्स होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शायद इसीलिए यहाँ पर डायनासोर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन लूफी वीवी की बात ज्यादा नहीं सुनता है। वो अपने हाथ को लंबा करके डायनासोर के ऊपर पहुंच जाता है। वीवी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इस तरफ जोरो के सामने 3 सींगों वाला राइनो होता है और जोरो उस राइनो को देखकर बोलता है, तुम्हारे पास भी 3 सींग हैं, हाँ? और मेरे पास भी 3 तलवारें। तो मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। फिर जोरो अपनी तलवारों को पोजीशन में रखता है और राइनो की तरफ आगे भागता है। फिर वो अपने अटैक का यूज करता है, ओनी गिरी, और वो राइनो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं पूरा जंगल हिलने लग जाता है और हम लोग एक बहुत ही बड़े भयानक आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें एकदम लाल लाल होती हैं और वो तेजी से गोइंग मैरी की ओर बढ़ रहा होता है। और यहाँ शिप के ऊपर उसप और नामी आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने वो भयानक सा दानव आ जाता है, जिसे देखकर नामी और उसप बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। फिर वो नामी और उसप से पूछता है, तुम्हारे पास शराब है क्या? हमारे पास जो शराब है वो पीने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ले आती हूँ। तभी वो जाइंट बहुत तेजी से चिल्लाता है, जिसे देखकर नामी और उसप रोने लग जाते हैं। लेकिन वो नामी और उसप के ऊपर नहीं चिल्लाता, बल्कि उसे एक डायनासोर काट लेता है, इसलिए वो चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी वो जाइंट एक ही बार में उस डायनासोर का गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है। मैं हूँ ब्रोगी और मैं एल्बाफ का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। नामी और उसप ये देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब मेरे पास मीट भी है, चलो मैं तुम दोनों को पार्टी देता हूँ। नामी और उसप मरने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और ये देखकर ब्रोगी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, जो कि यहाँ इन डायनासोर के ऊपर मजे कर रहा होता है। कुछ भी करता है भाई ये। और एक डायनासोर से दूसरे डायनासोर के ऊपर छलांग लगा रहा था और ऐसा करते करते वो एक खतरनाक डायनासोर के ऊपर चढ़ जाता है और वो डायनासोर उसे हवा में उछाल कर खा लेता है। लेकिन तभी उस डायनासोर का गर्दन कोई उसके धड़ से अलग कर देता है और लूफी उसके गर्दन के जरिए बाहर निकल जाता है और एक जाइंट के हाथ पर लैंड करता है। और ये जाइंट भी दूसरे जाइंट जितना बड़ा होता है और वो जाइंट लूफी को देखकर हंसने लग जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से देख रहा था। आखिर तुम्हारे जैसा इंसान इस भयानक आइलैंड पर क्या कर रहा है? अरे तुम तो बहुत बड़े हो, क्या तुम सच में एक इंसान हो? मैं और इंसान? हा 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 हा। मेरा नाम दूरी है और मैं एल्बाफ का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। और मेरा नाम लूफी है और मैं फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला हूँ। क्या कहा? पायरेट?
बहुत खूब, बहुत खूब। इस बात पर मैं तुम्हें अपने घर पर मीट के पार्टी का निमंत्रण देता हूँ। और अब दूसरी तरफ हम लोग ब्रोगी को देखते हैं जो कि डायनासोर का मीट बना रहा होता है और साइड में नामी और उसब बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे और उनके बगल में बहुत सारे इंसानों के खोपड़ी पड़े होते हैं और उसब को लगता है कि ब्रोगी ऐसे ही सभी इंसानों को मार देता है जो भी इस आइलैंड पर आता है, जिस पर नामी कहती है हम यहाँ लेटे लेटे अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते, अब हमें ही कुछ करना होगा। और ऐसा कहकर वो दोनों यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और थोड़ा आगे जाते ही उनके सामने एक डायनासोर आ जाता है। तो अब वो तीनों उस डायनासोर से बचने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने ब्रोगी खड़ा होता है, जिसे देखकर वो शेर और डायनासोर दोनों दुम दबा कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब नामी और उसब को उनकी मौत सामने नजर आ रही थी। हमसे जितना हो सकता था हमने उतना किया और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो तुम लोग अब जाग चुके हो। मैंने तुम्हारे लिए मीट बनाया है। तुम लोगों ने मुझे शराब दी, इसलिए आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो। इसके बाद ब्रोगी नामी और उसब के सामने उनसे भी 5 गुने बड़े मीट का पीस रख देता है, लेकिन नामी और उसब को ये मीट खाने का थोड़ा भी मन नहीं होता है। अरे खाओ खाओ, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन नामी और उसब सिर्फ रोए जा रहे थे। उन्हें लगता है कि ब्रोगी इन्हें खिला पिलाकर मोटा करके इन्हें खा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ ब्रोगी जी, इस आइलैंड पर लोग पोस्ट स्टोर होने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा नहीं, बस 1 साल। क्या कहा, 1 साल? और दूसरी तरफ हम लोग लूफी और डोरी को देखते हैं जो कि मीट खा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। ये बढ़िया है ना, ये मीट मेरे शिप की कुक ने बनाया है और अगर तुमने इसे गंदा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्या कहा? तुम मेरा मुंह तोड़ दोगे? वीवी और कारू सोचते हैं कि ये लूफी कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन डोरी को लूफी के बातों का जरा भी बुरा नहीं लगता है और वो उसे मजाक की तरह ले लेता है। एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? नहीं, एक गांव है एल्बाफ, जिसे योद्धाओं का गांव कहा जाता है। ये ग्रैंड लाइन के एक कोने में है, लेकिन वहाँ के कुछ नियम है। अगर गांव के किसी आदमी के बीच लड़ाई होती है तो उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। उस लड़ाई का फैसला एल्बाफ का देवता करते हैं और ऐसा ही मैंने एक के साथ पंगा ले लिया है और उसके साथ मैं यहाँ 100 सालों से लड़ रहा हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का उम्र इंसानों से कई गुना ज्यादा होता है। और इस तरफ हम लोग सांजी और जोरो को देखते हैं जो कि अपना अपना शिकार लेकर आते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, मैं जीता तू हारा। फिर दोनों अपने शिकार के साइज का कंपेयर करते हैं। सांजी का शिकार थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जिस पर जोरो बोलता है, मेरे वाले शिकार में मीट ज्यादा है। और फिर दोनों वापस से झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर दोनों के बीच तय होता है कि वो दोनों फिर से शिकार के लिए जाएंगे। तभी वहाँ पर एक ज्वालामुखी फटता है और वो दोनों कहते हैं कि अब जब अगली बार ज्वालामुखी फटेगा तो हम अपना शिकार डायरेक्ट शिप पर लेकर आएंगे और तब फैसला हो जाएगा कि आखिर हम दोनों में से कौन जीता। और इस तरफ हम लोग डोरी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अब मुझे जाना होगा। और डोरी बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा होता है और दूसरी तरफ ब्रोगी भी तैयार होता है जाने के लिए। आखिर तुम कहाँ पर जाने की बात कर रहे हो? ये एक सिग्नल है और मुझे अपनी लड़ाई के लिए अब जाना ही होगा। आखिर किसके साथ और क्यों? वजह तो मैं भूल चुका हूँ। और दूसरी तरफ डोरी भी एकदम तैयार था। वीवी उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो दोनों बिना किसी वजह से लड़ने जा रहे थे। रुक जाओ वीवी, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, ये हमारे सम्मान की बात है। फिर हम लोग देखते हैं कि डोरी और ब्रोगी के बीच एक घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है और जब उनकी तलवारें आपस में टकराती हैं तो चारों तरफ उसकी आवाज गूंजने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन भी इस आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और वो दोनों अभी भी जिंदा होते हैं। मिस वैलेंटाइन अपने डेविल फ्रूट के पावर का इस्तेमाल करके एक डायनासोर को पटक देती है। फिर वो दोनों उस कैंडल से बने घर में चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर 3 भी था और वो छोटी बच्ची भी। मैं तो बस यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि ये मिशन अभी भी हमारा है और अब अगली बार हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। मैंने थोड़ी ना कहा कि तुम लोग कमजोर हो। ये देखो इन दोनों पे लगे इनाम को। ये तो वही जायंट पायरेट्स के बंदे हैं जिनके ऊपर 100 साल पहले इनाम लगा था। मजे की बात तो ये है कि इन दोनों के ऊपर 1 करोड़ का इनाम लगा है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ डोरी और ब्रोगी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लूफी और वीवी भी इस लड़ाई को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। वो दोनों का लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले कर रहे थे। ब्रोगी डोरी के सिर पर हमला करता है, लेकिन डोरी के पास हेलमेट होता है जिस वजह से वो बच जाता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाकर आगे बढ़ते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसब भी उनकी लड़ाई देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी नामी उससे बोलती है, उसब हमारे पास
पास यही मौका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसप वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था, बस वो उनकी फाइट को देखना चाहता था, क्योंकि वो दोनों किसी बहादुर योद्धा की तरह लड़ रहे थे। भले ही वो दोनों भूल चुके हैं कि आखिर वो दोनों ने लड़ना क्यों स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी अपनी शान के लिए वो दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो दोनों इस हद तक जा चुके हैं कि उन्हें हारने से ज्यादा अपनी मौत स्वीकार है। उसप उन्हें अपना हीरो मानने लगा था और वो भी उनके जैसा बनना चाहता था। उसप, क्या तुम भी जाइंट बनना चाहते हो? ये तुम क्या फालतू की बात कर रही हो? तुम मेरी बात सुन भी रही थी कि नहीं? और हम लोग देखते हैं कि मिस वैलेंटाइन अपने डेविल फ्रूट का पावर का इस्तेमाल करके चारों तरफ नजर रख रही थी और यहाँ दोनों के बीच मुकाबला और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। तभी ब्रोगी का हथियार जमीन पर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। यानी इस बार भी उन दोनों में से कोई भी नहीं जीतता है। ये दोनों 100 सालों में 73,466 बार लड़ चुके थे, लेकिन इतने सालों में भी इन दोनों में से आज तक कोई भी नहीं जीता है। और दोनों जमीन पर गिरने के बाद हंसने लगते हैं। भले ही वो आपस में लड़ते हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ब्रोगी डोरी को शराब ऑफर करता है और डोरी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद डोरी लूफी के पास जाता है और लूफी से कहता है, अच्छा, जो ब्रोगी के मेहमान हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने भी उस लंबी नाक वाले लड़के को देखा था। हाँ, वो पक्का उसप होगा। क्या यहाँ पे सच में लॉग पोस्ट स्टोर होने में 1 साल लगता है? क्या तुम्हें इतने सारे इंसानों की खोपड़ी नहीं दिख रही है? इस आइलैंड पर जो भी लोग आए वो लॉग पोस्ट स्टोर होने से पहले ही मारे गए। कुछ लोग को डायनासोर खा गए तो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी से हार मान लिया और कुछ लोगों ने हम पे हमला किया तो वो लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 साल? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा समय होता है। ऐसे तो मैं यहाँ पर बोर हो जाऊंगा। क्या और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या यहाँ से निकलने का? एक काम करो, तुम लोग किसी भी डायरेक्शन में निकल जाओ। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग अलाबास्ता पहुँच जाओगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हम वापस से उसप को देखते हैं, जो कि ब्रोगी को बोल रहा था कि वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है और वो भी उसकी तरह बनना चाहता है ताकि वो भी अपनी जिंदगी शान से जी पाए। तुम इंसानों की उम्र हमसे कई गुना कम होती है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें हर पल कुछ न कुछ सीखना होगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे मरे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत खास है, लेकिन हम एल्बाफ के योद्धा बिना अपनी शान को खोए एक योद्धा की तरह मरे तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए हमारा शान ही सबसे बड़ा खजाना है। उसप उसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो ब्रोगी को अपना मास्टर मान लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डोरी को देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो उस शराब को पीता है वो उसके पेट में जाकर फट जाता है, जिससे कि डोरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लूफी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये शराब फटा कैसे, क्योंकि ये शराब उसके शिप में भी थी। प्रिंसेस वीवी को लगता है कि ये सब ब्रोगी ने किया है, जिस पर लूफी कहता है, ये तुम क्या कह रही हो वीवी? ये लोग 100 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हम लोग देखते हैं कि पीछे से डोरी खड़ा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ये सब तुम लोगों ने किया है ना? ब्रोगी एल्बाफ का एक बहादुर योद्धा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस आइलैंड पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। लूफी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन लूफी वहाँ से जाने से मना करता है और वो डोरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे समझाने का अब कोई भी फायदा नहीं था। डोरी लूफी के ऊपर हमला करता है। लूफी उससे बच के उसके तलवार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन डोरी उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर लूफी अपने गम गम रॉकेट का यूज करता है और अपने सिर से डोरी पर एक जोरदार वार करता है, जिससे कि डोरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन डोरी जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है और लूफी को अपने पैरों से कुचल देता है। लेकिन इससे लूफी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसका बॉडी रबर का बना हुआ होता है। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसके दोस्त ऐसा घिनौना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और ये जरूर किसी और का काम है और किसी और ने किया है। और लूफी का शक एकदम सही था, ये काम मिस्टर 3 और उसके गैंग का था। वो अपना काम को अंजाम देने के लिए घटिया से घटिया काम करने को तैयार रहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी वापस से फटने लगता है और ये टाइम डोरी और ब्रोगी का फाइट का था। डोरी अभी भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रोगी तैयार था लड़ने के लिए। इतना सब होने के बाद भी डोरी तैयार नहीं था हार मानने को। वो कैसे भी करके खड़ा हो जाता है और सामने से एक बहुत ही बड़े चट्टान को उठा करके लूफी के ऊपर रख देता है, ताकि लूफी उसे रोक ना पाए। मुझे रोको मत इस लड़ाई से। इसे शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। मैं इस लड़ाई से भाग नहीं सकता। अगर आज मैंने ये जंग का मैदान छोड़ दिया तो मैं अपने आप को एक बहादुर
बहादुर एल्बाफ का योद्धा नहीं कह पाऊंगा और मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। शायद यही एल्बाफ के देवता की मर्जी है। ये सही नहीं है डोरी, ये लड़ाई किसी तीसरे ने खराब किया है। क्या तुम चाहते हो कि 100 साल की लड़ाई किसी तीसरे की वजह से खराब हो? आखिर तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? तुम सब इंसान 10-20 साल जीकर जाने ही क्या हो कि एक योद्धा का जीवन आखिर होता कैसे है। और दूसरी तरफ ब्रोगी लड़ने के लिए एकदम तैयार था। इसके बाद दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रोगी डोरी से पूछता है, तो शराब कैसी थी डोरी? बहुत मस्त, मानो ये शराब एल्बाफ के देवता ने दी हो। और फिर दोनों अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। क्या हुआ डोरी, तुम बड़े ही कमजोर लग रहे हो। क्या तुमने आराम नहीं किया? कमजोर? वो भी मैं? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ये शायद तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद दोनों वापस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ कारू को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ देखकर डर जाता है। कारू देखता है कि यहाँ पर मिस वैलेंटाइन और मिस्टर फाइव भी मौजूद थे। कारू उन्हें देखकर यहाँ से भागने की सोचता है। और दूसरी तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही बड़े राइनो का शिकार किया था, मगर वो रास्ता भटक गया था। तभी उसे वहाँ पर नामी दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है, लेकिन नामी कुछ बोलती नहीं है, बस वो चुपचाप खड़ी रहती है और ये दिखने में किसी बहरूपिया की तरह लग रही थी। इसके बाद हम लोग असली नामी को देखते हैं, जो कि उसब के साथ भाग रही होती है, क्योंकि उन दोनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर पड़ा होता है। तभी नामी को लूफी दिखाई देता है और ये वाला लूफी भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है और देखने में भी ये किसी बहरूपिया की तरह लग रहा था। तभी नामी जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। नामी की आवाज सुनकर उसब भी वहीं पर रुक जाता है। उसे लगता है कि नामी को किसी डायनासोर ने खा लिया है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागते भागते एक पत्थर से टकरा जाता है और उसब ये बात लूफी को भी बताता है और लूफी भी उसके बातों पर यकीन कर लेता है। अरे ये तुम दोनों क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमने डायनासोर को नामी को खाते हुए देखा था? नहीं, मैंने उसे देखा तो नहीं, पर उसे कोई और जानवर भी तो खा सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके पीछे पक्का बारूकुवर का हाथ होगा। उन्हें वैसे भी नामी को पकड़ना था, तो उन्होंने ही नामी के ऊपर हमला किया होगा। और अगर हम जैसा सोच रहे हैं, अगर वैसा ही हुआ तो शायद उस शराब में भी बम के पीछे उन लोगों का ही हाथ होगा। उस सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंसेस भी उसे सारी बात बता देती है। तो उसब ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो उसब को रियलाइज होता है कि ये लड़ाई अब बिल्कुल भी फेयर नहीं है और इस तरफ डोरी और ब्रोगी की लड़ाई खत्म होने वाली होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर 3 भी होता है और तभी डोरी किसी अजीब सी चीज पर पैर रखता है, जिस वजह से वो फिसल जाता है और ब्रोगी डोरी को गिरता हुआ देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है। और हाँ, ब्रोगी जीत जाता है। 73,466 ड्रॉ के बाद आखिरकार ब्रोगी जीत जाता है। इस लड़ाई के बाद सभी एकदम हैरान थे। डोरी की आंखें बंद होने लगती है और डोरी जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपना सिर जमीन पर पटकने लग जाता है। ब्रोगी डोरी के बॉडी के सामने खड़ा था और उसके आंखों में आंसू थे। वो अपनी जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और तभी ब्रोगी को पीछे से हंसने की आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर मिस्टर 3 खड़ा होता है और वो कहता है, तुम अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो। खैर, ये तो होना ही था, खुशी के आंसू। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? हाँ, ब्रोगी अपनी जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी था क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया था। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि मिस्टर 3 ने अपने डेविल फ्रूट के पावर का इस्तेमाल करके ब्रोगी के पैरों को वैक्स में फंसा दिया था। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन आ जाते हैं और मिस्टर 5 ने कारू को पकड़ा हुआ था। फिर वो कारू को फेंक देता है। विवी कारू के पास जाती है और उसे कारू के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। आखिर तुम लोग कैसे इंसान हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कारू से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं था। इस बतख से तो हमें कुछ लेना देना नहीं था। मैंने तो इसे बस पूछा था कि स्ट्रॉ हेड पायरेट कहाँ है, लेकिन इसने हमें बताने से मना कर दिया, तो इसलिए मैंने इसका ये हाल किया। तभी मुझे स्ट्रॉ हेड की आवाज सुनाई दी, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। और ये बात सुन के उस सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन के ऊपर गुलेल से हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों को इससे कुछ भी नहीं होता। मिस्टर 5 अपने डेविल फ्रूट के पावर का इस्तेमाल करके उस सबको घायल कर देता है। वीवी भी मिस्टर 5 के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती। मिस्टर 5 वीवी का गला पकड़ के उसे हवा में पकड़ लेता है और बोलता है, Women.
और इस तरफ हम लोग देखते हैं ब्रोगी जमीन पर गिर जाता है और इस तरफ मिस वैलेंटाइन ने प्रिंसेस विवी को पकड़ लिया होता है और लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसकी ये हालत मिस्टर फाई ने की होती है। तुम जैसे बच्चे को बारूकुवर्क से पंगा नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे उस तलवारबाज दोस्त को भी पकड़ लिया है। क्या तुमने जोरो को पकड़ लिया है? फिर तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो लड़के, तुम मेरे हमले से बच कैसे गए? तुम मुझे अपनी ऐसी घटिया चालों से नहीं हरा सकते। और फिर उसके जूते पर थूक देता है और ये देखकर मिस्टर फाई को लूफी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी के ऊपर लाते मारने लग जाता है। उसके हर एक किक के साथ एक धमाका हो रहा था जिसकी वजह से लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मिस्टर फाई लूफी को छोड़कर प्रिंसेस विवी को लेकर यहाँ से चला जाता है और हम लोग इस तरफ देखते हैं ब्रोगी यहाँ पर जमीन पर पड़ा होता है और मिस्टर 3 उस पर लगातार हंसे जा रहा था। भले ही तुम जायंट्स का साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। वैसे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे सालों की लड़ाई का विजेता तुम ही बने हो, भले ही वो जीत किसी की मदद से ही क्यों ना हो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? और ये सुनकर ब्रोगी समझ जाता है कि आखिरकार डोरी उससे इतनी ज्यादा आसानी से क्यों हारा है। ये सब कुछ एक मिस्टर 3 की ही चाल थी, उस अल्कोहल के बैरल को एक्सप्लोड कराया था। और इस तरफ मिस वैलेंटाइन विवी को पकड़कर मिस्टर 3 के पास लेकर आती है और मिस्टर 3 अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके विवी के पैरों को बांध देता है और मिस्टर 5 को ऑर्डर देता है, अब सिर्फ 2 बचे हैं मिस्टर 5, उस तलवारबाज और उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। आखिरकार डोरी के शराब में बम डालने का आइडिया काम कर ही गया। और ये सुनकर ब्रोगी को रियलाइज होता है कि उसी ने वो शराब डोरी को दी थी और यहाँ तक कि जब उसने पूछा था कि शराब कैसी लगी तो उसने बोला था बहुत ही बढ़िया, मानो किसी एल्बाफ के देवता ने भेजा हो। और ब्रोगी को रियलाइज हो जाता है कि डोरी हद से ज्यादा जख्मी था जब वो इसके साथ लड़ने के लिए आया था, पर ब्रोगी ने गलती से उस धमाके वाले शराब को डोरी को दे दिया था और ये सब कुछ मिस्टर 3 की ही एक चाल थी। और इसके बाद मिस्टर 3 एक अजीब सा डांस करने लग जाता है और उसके बॉडी से बहुत सारी वैक्स बाहर निकलने लग जाती है और मिस्टर 3 ने जो डेविल फ्रूट खाया है उस डेविल फ्रूट का नाम वैक्स फ्रूट है और वो अपने डेविल फ्रूट के पावर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी से वैक्स बना सकता है और अपने बॉडी से अनलिमिटेड अमाउंट में वैक्स बाहर निकाल सकता है। तभी मिस्टर 3 अपने वैक्स से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है, वो किसी मोमबत्ती जैसी थी जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और मिस्टर 5 जोरो और नामी को यहाँ पर लेकर आ जाता है और ये देखकर मिस्टर 3 खुश होता है और बोलता है मेरी सर्विस सेट पे तुम्हारा स्वागत है। और जोरो, नामी और वीवी को उस मोमबत्ती के ऊपर रख देता है। यहाँ की वैक्स बहुत ज्यादा टाइट थी, कोई भी अपने पैर को हिला नहीं पा रहा था। जोरो अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता है पर जोरो भी अपने तलवार से इसे काट नहीं पाता और तभी वहाँ पर वैक्स की बारिश होने लगती है और मिस्टर 3 का प्लान था कि इन सभी को मोम का पुतला बना देगा। नामी ब्रोगी से कहती है ब्रोगी सान आप कुछ करते क्यों नहीं? वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसे अभी भी पता चला है कि वो दोस्त जिससे वो 100 सालों से ज्यादा से लड़ रहा था वो मेरी वजह से मर चुका है। उसने अपने एक जख्मी दोस्त को मारा है और शायद वो अभी रो रहा होगा क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। बेचारा। मुझे पता था जब डोरी ने मुझ पर पहला हमला किया था, मुझे पता चल चुका था कि डोरी मुझसे कुछ छुपा रहा है। चल झूठे, अगर तुझे पता था तो उसे मरने क्यों दिया? हाँ, थोड़ी दया करके उसे बचा भी तो सकता था। तू जैसा एक कायर कभी नहीं समझ सकता कि डोरी इतना ज्यादा चोट खाने के बाद भी मुझसे लड़ने आया। उसे पता था कि अगर वो मुझसे लड़ने आया तो वो जरूर मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक योद्धा की तरह अपनी पीठ नहीं दिखाई। और तू चाहता है कि मैं एक ऐसे योद्धा पर दया दिखाऊं? हाँ, एक योद्धा जो कि इस हद तक चला जाए, उसे किसी की दया की जरूरत नहीं है। अब मैं तुझे अपने इन हाथों से मारकर डोरी का बदला लूंगा। और खड़ा हो जाता है और डोरी को खड़ा होता हुआ देखकर मिस्टर 3 बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी ब्रोगी के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर 5 ही कर रहा था और ब्रोगी नीचे जमीन पर गिर जाता है। और इस तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी और उसप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसप, क्या वो मुझे माफ कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लूफी उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था, लेकिन तभी कारू वहाँ पर आता है और अपनी चोंच का यूज करके लूफी के लिए खड्डा बनाने लगता है। इन सब से कारू भी बहुत ज्यादा परेशान था। कारू, क्या तू इस सब से ठीक है? और कारू उसे इशारे में बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, चल फिर साथ में मिलकर बदला लिया जाए। और इस तरफ मिस्टर 3 समझ चुका था कि ब्रोगी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करता है, वैक्स आर्ट्स हैंडस्कैप्स, और अपनी बॉडी से और भी ज्यादा वैक्स निकालना शुरू कर देता है और उसका यूज करके ब्रोगी को फिर से पकड़ लेता है। अपनी वैक्स को हवा में फेंकता है और उसके कीले बनाकर ब्रोगी के हाथ और पैरों में फंसा देता है और ब्रोगी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन मिस्टर 3 अभी भी हंसे जा रहा था। क्या बढ़िया नजारा है। ब्रोगी सोच रहा था 100 सालों से हम लोग लड़ते जा रहे थे ताकि एल्बाफ की शान कम ना हो। क्यों
आखिर ऐसा क्यों हुआ? एल्बाफ के देवता, अगर आपको हमारी जान ही लेनी थी तो हमें लड़ाई के बीच में ही मार देते, पर मेरे दोस्त डोरी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्या नजारा है, मजा ही आ गया। हा 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 हा। किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा ब्रूटल और निर्दय आदमी भी एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। ए बूढ़े आदमी, क्या अब भी तुझ में जान बची हुई है? अगर हाँ तो चल इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। और तभी जोरो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और अपने पैरों को काटने लगता है, क्योंकि इस वैक्स बाहर निकलने का केवल सिर्फ एक ही रास्ता होता है। मुझे इन लोगों को निपटाने के लिए मुझे अपने पैरों की भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, कम से कम ऐसे इस अजीब बालों वाले से बिल्कुल नहीं। जोरो को इस पागलपन को देखकर ब्रोगी भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और लड़ने के लिए दोबारा से हिम्मत इकट्ठी करता है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जोरो अपने पैरों को काटने वाला है। ये लोग सिर्फ केवल बातें करना जानते हैं। लेकिन तभी जोरो अपनी तलवारों को उठाता है और अपने पैरों की तरफ मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरीके से अपने पैरों को काट पाता, तभी लूफी, कारो और उसोप यहाँ पर आ जाते हैं। लूफी बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। लूफी, सबसे पहले इस पिलर को तोड़ो। ये क्या भाई, ये सब क्या हो गया? वैक्स क्यों बन गए तुम लोग? और हम लोग देखते हैं कि जोरो के पैरों से खून निकल रहा था और जोरो ने सच में अपने पैरों पर तलवार घुसा ली होती है। और लूफी मिस्टर 3 के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलो इसे किया जाए। और मिस्टर 3 भी लूफी से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। लेकिन आप सभी लोग तो जानते ही हो कि उसप एक नंबर का फट्टू आदमी है। वो कारों के ऊपर बैठकर यहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके छिप जाता है। तभी मिस्टर 3 अपने अटैक का यूज करता है, कैंडल लॉक, और लूफी के ऊपर हमला कर देता है और लूफी के पैरों को बांध देता है और लूफी भी आसानी से पकड़ा जाता है। साले लूफी, किसी काम का नहीं है तू। ये कितना हैवी है। और जब लूफी हवा में होता है तो वो अपने हाथ ब्रोगी के हेलमेट पर फंसा देता है और उस कैंडल से बने पिलर को तोड़ देता है। लूफी को लगता है कि उसने सभी की मदद की, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पार्ट जिस पे कैंडल जल रहा था वो उनके और भी ज्यादा करीब आ गया था, जिसका मतलब ये था कि ये लोग और भी ज्यादा जल्दी स्टैचू बनने वाले हैं। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। नामी के पसीने छूट रहे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में दिक्कत ही हो रही है। तभी उसप पीछे से अपनी गुलेल से मिस्टर 3 के ऊपर हमला करता है, एक्सप्लोडिंग स्टार। लेकिन इससे पहले उसप का वो अटैक मिस्टर 3 को लगता, तभी मिस्टर 5 बीच में आकर के उसप का बम खा जाता है। क्या बकवास अटैक है, इसमें बारूद की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। कहीं तुमने इसे चोर बाजार से तो नहीं खरीदा? तभी वीवी लूफी से मदद मांगती है। लूफी अपने हाथों को वापस से बड़ा करता है उस सर्विस सेट को तोड़ने के लिए। तभी मिस्टर 3 लूफी के सामने एक वैक्स का दीवार खड़ा कर देता है। मेरे रास्ते में मत आओ। हाँ, ये क्या बक रहे हो? लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी उससे बच जाता है और अपना हाथ लंबा करके मिस्टर 3 के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टर 3 अपने आगे एक दीवार खड़ा कर देता है, लेकिन लूफी का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और जब लूफी का हाथ दीवार पर लगता है तो वो दीवार टूट जाता है और मिस्टर 3 उड़ते हुए पीछे गिर जाता है। और अब लूफी के पास एक बढ़िया मौका है इन सभी को बचाने का। लेकिन तभी लूफी कहता है, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है तुम लोगों को बचाने का। अबे लूफी साले, क्या कर रहा है? हमें बचा, कल हमें पनवेल निकलना है, मेरा मतलब अलाबास्ता निकलना है। और उसप भी ये सब चीजें पीछे से देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी उसके सामने मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 आ जाते हैं। हार मान लो, अब तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ध्यान से देखो कि वो कहाँ पर खड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि लूफी किसी ब्लैक सर्कल के अंदर खड़ा होता है और तभी मिस्टर 5 उसप और कारू के ऊपर अपने लातों से हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से वो दोनों बच के यहाँ से भाग जाते हैं और कारू इतना ज्यादा तेज भागता है कि वो उसप को बैठाना ही भूल जाता है। और जब कारू उसप को देखता है तो वो और भी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। उस वक्त उसप का मुंह किसी आतंकवादी से कम नहीं लग रहा था। प्रिंसेस वीवी भी ये सब देखकर समझ जाती है कि ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मिस गोल्डन वीक का काम होता है। मिस गोल्डन वीक उसी छोटी बच्ची का नाम होता है जो कि मिस्टर 3 के साथ रहती है। फिर मिस गोल्डन वीक अपने अटैक का यूज करती है। कलर ट्रैप, बिट्रेस ब्लैक, काला रंग यानी धोखे का रंग। अब से तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन है। ओए लूफी, हट जाओ सर्कल से। नहीं लूफी, तुम उसी सर्कल में रहना, हटिए मत वहाँ से। लेकिन लूफी किसी के नहीं सुनता और उस ब्लैक सर्कल से हट जाता है और लूफी होश में आ जाता है। यानी अगर किसी को स्ट्रैप या मैजिक से हटाना हो तो उसे अपोजिट वर्ड बोलना पड़ता है, जैसे वीवी ने बोला। और जब लूफी दोबारा से इन्हें बचाने वाला होता है तो मिस गोल्डन वीक दोबारा से अपने अटैक का यूज करती है और हम लोग देखते हैं कि लूफी पागलों की तरह हंसने लगता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से उसप और कारू पागलों की तरह भागते हुए आते हैं और लूफी से टकरा जाते हैं, जिस वजह से लूफी वापस से होश में आ जाता है और वापस से उस सर्विस सेट को बचाने की कोशिश करता है। तभी मिस गोल्डन वीक लूफी के ऊपर लाल रंग लगा देती है और लूफी के सारे अटैक उस लाल रंग पर जा रहे थे। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता हो, वैसे ही लूफी के सारे अटैक उसी लाल रंग पर जा रहे होते हैं। गम गम बाजू का ये क्या हो रहा है? लूफी अपना एक भी अटैक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मिस गोल्डन वीक लूफी के ऊपर ग्रीन कलर लगा देती है और इतना ज्यादा सीरियस सिचुएशन में भी लूफी
बैठकर चाय पी रहा होता है। साले लूफी ये क्या कर रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था ये लूफी उफी की बस की बात नहीं है। तुम लोग भी मेरे तरह एक बढ़िया सा पोज बना लो। कम से कम अगर हम लोग पुतले बन जाएंगे कम से कम अच्छे तो लगेंगे। जोरो तुम इतने ज्यादा टेंस माहौल में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? और इस तरफ उसप मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन से बचते हुए भाग रहा था। तभी मिस्टर फाई अपने कोट से एक रिवॉल्वर निकालता है। 6.044 स्टील पिस्टल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इन चिंदी चोरों के लिए ये गन निकालना होगा। और जब उसप यहाँ पर पहुंचता है तो वो जो देखता है उससे उसके पैरों तरह जमीन खिसक जाते हैं। उसप देखता है कि यहाँ पर सभी लोग पुतले बन चुके होते हैं। लूफी यहाँ पर बैठकर चाय पी रहा होता है, पर चाय पीते पीते लूफी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इतना ज्यादा स्वादिष्ट चाय। और लूफी को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इनमें से वो किसी को भी बचा नहीं पा रहा था। और उसप अपने गुलेल से लूफी के ऊपर हमला कर देता है और लूफी के बदन पर आग लग जाता है। मिस वैलेंटाइन को लगता है कि आखिर ये गधेड़े लोग आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसप की उस अटैक से लूफी होश में आ जाता है और उसके शरीर से वो रंग भी हट जाता है। जरा सा ये उसप का ही एक आइडिया होता है ताकि वो लूफी को होश में ला सके। और अब लूफी होश में आ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इस तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं। अरे भाई ये क्या कर रहा है? यहाँ पर इतना ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा है और पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो बड़ा अजीब बात है, आखिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? हेलो, कोई है क्या? नामी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेलो नामी, आई लव यू। और तभी उसे चलते चलते वही वैक्स वाला घर दिखाई देता है। ये क्या है? और दूसरी तरफ मिस्टर 3 वैक्स से बने एक बहुत ही खतरनाक आर्मर के अंदर चला जाता है और इसे देखकर लूफी इंप्रेस हो जाता है। अरे अपने दोस्तों को बचा ले भाई, मेरे आर्मर का कलर चेंज कर दो। और मिस गोल्डन वीक उसके आर्मर के कलर को चेंज कर देती है और लूफी और मिस्टर 3 के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ उसप के ऊपर थोड़ा सा वैक्स गिर जाता है जिसे देखकर उसे कुछ आइडिया आ जाता है। हे लूफी, जल्दी से कहीं से बहुत सारे आग का व्यवस्था करो, आग वैक्स को पिघला सकती है, मैं इन सबको बचा सकता हूँ। क्या सच में? वो लोग 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, अब उनका खेल खत्म है। हा 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 हा। और तभी उसप उन्हें बचाने के लिए अपनी गुलेल उठाता है। मुझे उन्हें बचाने के लिए 30 सेकंड की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें अभी बचाता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर 5 वहाँ पर आकर उसप के ऊपर ब्रेज ब्रीथ नाम का एक अटैक यूज करता है जिससे कि उसप बुरी तरह से घायल हो जाता है। और यहाँ मिस्टर 3 लूफी के ऊपर अटैक करके एक गड्ढा कर देता है। उसप वो रस्सी कारू को दे देता है ताकि वो उन्हें बचा सके। लेकिन तभी वहाँ पर मिस वैलेंटाइन आ जाती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? कारू जाओ यहाँ से, ये रस्सी को चारों तरफ फैला दो। और कारू ऐसा ही करता है, वो उस रस्सी को उस सर्विस सेट के चारों तरफ बांध देता है और मिस वैलेंटाइन उस सब के ऊपर बैठ जाती है। चलो देखते हैं तुम कितना वजन सहन कर सकते हो, 100 किलो, 200 किलो या 300 किलो। उस सब के ऊपर 300 किलो का वेट होता है जिस वजह से उसका जान निकलने वाला होता है। और जब मिस्टर 3 लूफी के ऊपर हमला करता है तो लूफी उसकी चोटी को पकड़कर उसे हवा में लेकर भागता है। ओए उसप, मैं इसे लेकर आ गया। लूफी जल्दी से इस रस्सी में आग लगा दो। और हम लोग देखते हैं कि उसप ने पूरी रस्सी में तेल का लेप लगा दिया होता है और जब लूफी उसमें आग लगाता है तो वो आग पूरे सर्विस सेट पर फैल जाता है। और हम लोग देखते हैं कि नामी, जोरो और विवी उस आग में जल रहे होते हैं और इस आग से मिस्टर 3 का वो वैक्स से बना आर्मर भी जल जाता है। क्या इतनी आग में वो सब ठीक होंगे? और इसी बीच मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक यहाँ से भाग जाते हैं और इस तरफ मिस वैलेंटाइन उसप को धो रही होती है। तुमने हमारा सारा खेल खराब कर दिया, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। और अपने डेविल फ्रूट के पावर का इस्तेमाल करके उसप के ऊपर अटैक करने वाली होती है और वो 10,000 किलो वेट के साथ उसप के ऊपर हमला करने वाली होती है। अरे उसप को चटनी बनाना चाहती है क्या वो? लेकिन तभी उस आग के लपटों में से नामी और विवी बाहर आते हैं और मिस वैलेंटाइन के ऊपर अटैक करके उसे हरा देते हैं। वैसे ये बात अलग है कि वो लोग का कपड़ा जल गया होता है, वैसे अच्छी लग रहे हैं दोनों। और इस तरफ मिस्टर 5 इन सभी के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन तभी उस आग के लपटों में से कोई बाहर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा जोरो होता है और वो मिस्टर 3 को आग के बीच में से काट देता है। और अब मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 3 दोनों हार चुके होते हैं और ब्रोगी भी ठीक हो जाता है और अपने दोस्त को देखता है और उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। और इस तरफ लूफी और कारू जंगल में भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत सारे लोगों का हंसने का आवाज आने लगता है और उनके सामने बहुत सारे मिस्टर 3 मौजूद होते हैं। मिस्टर 3 ने अपने वैक्स के पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे वैक्स के पुतले बना लिए होते हैं। वैक्स मीनार में तुम सबका स्वागत है। लूफी इतने सारे मिस्टर 3 को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने पैरों को लंबा करता है और मिस्टर 3 को मारता है और लूफी पूरा टुक्का मारता है, लेकिन जो कि तीर बन के सही लग चुका होता है। और लकीली ये असली मिस्टर 3 होता है। पीछे से मिस गोल्डन वीक यहाँ से भागने की फिराक में होती है, लेकिन कारू उसे देख लेता है और उस पर जोर से चिल्लाता है। और इस तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है, अरे ये क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं चाय पीने थोड़ी ना आया था यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर एक कॉल आता है और इस वन पीस के दुनिया में सभी लोग इस ट्रांसपोंडल स्नेल से बात करते हैं। सांजी उस फोन
को उठाता है और कहता है, हेलो, रेस्टोरेंट में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो क्या ऑर्डर है? मजाक करना बंद कर। अभी तक तुमने मुझे आज की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? मेरी किससे बात हो रही है? ओए, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर जीरो। भाई ये तो मिस्टर जीरो है, यानी क्रोकोडाइल। और इस तरफ ब्रोगी डोरी को देखकर रो रहा होता है और उसके आंखों से इतना ज्यादा पानी गिर रहा होता है कि इससे पूरे राजस्थान का प्यास बुझ जाए। और अपने मास्टर को रोता हुआ देखकर उस सब भी रोने लग जाता है और तभी डोरी उठ के बैठ जाता है और ब्रोगी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। और इस तरफ सांजी, एक मिनट, मिस्टर जीरो, ये तो वही है ना जिसके बारे में वीवी ने मुझे बताया था? मतलब ये वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी में से एक है। सांजी मिस्टर 3 बन के बात करता है। हाँ जी सर, मैं उन सभी को ठिकाने लगा दिया हूँ। अब आपको उन सभी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अनलकीज मेरे पास पहुंच चुके हैं और मैंने उनके साथ अलाबास्टा का इटरनल पोस्ट भी भेज दिया है। तो तुम और मिस गोल्डन वीक जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब समय आ चुका है, हम अपने मिशन को पूरा करें। अलाबास्टा पहुँचने के बाद बाकी की डिटेल्स तुम्हें पता चल जाएगी। तब तक के लिए मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। और तभी अनलकीज यहाँ पर आ जाते हैं और सांजी को मिस्टर 3 बन के बात करता हुआ देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सांजी उस रकून को एक ही लात में टपका देता है और वो पंछी जो उसके ऊपर बंदूक से हमला कर रहा था उसके गर्दन को मरोड़ देता है और उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं सर, जरा सर वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स थे। क्या कहा? स्ट्रॉ हेड पायरेट्स? इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा? नहीं सर, आप उनका चिंता मत करो, मैंने उनका खेल खत्म कर दिया है। अब आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सीधा अलाबास्टा आ जाओ। और इस तरफ ब्रोगी डोरी को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे गले लग जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। एल्बाफ के देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि अभी भी सांजी को मिस्टर 3 समझ रहा होता है। मैं नहीं चाहता कि नेवी हमारी बात सुने, तो अब से हम लोग चिट्ठी के जरिए बात करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल के पीछे 2 बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और वहाँ पर मिस ऑल संडे भी होती है। मिस्टर 2 को लिटिल गार्डन भेज दो और मिस्टर 3 को मरवा दो। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और सांजी यहाँ से जाने लग जाता है। तभी उसे जमीन पर इटरनल पोस्ट पड़ा दिखाई देता है जिसमें अलाबास्ता जाने का रास्ता होता है। और इस तरफ हम लोग बाकी सभी को देखते हैं। वीवी सभी से माफी मांग रही होती है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। ये तुम क्या कह रही हो वीवी? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और लूफी और बाकी सभी लोग लेट कर बिस्किट खा रहे होते हैं। भाई उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पर सांजी आ जाता है। नामी, वीवी, हेलो माय क्यूटीज, आई लव यू। और जब सांजी डोरी और ब्रोगी को देखता है तो उसे लगता है कि यही मिस्टर 3 है। ये क्या, इतने बड़े जायंट्स, क्या तुम्ही मिस्टर 3 हो? अरे नहीं सांजी, ये मिस्टर 3 नहीं है। और जब सांजी नामी को इस हालत में देखता है तो उस पे फिदा हो जाता है। नामी सान, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। फिर नामी उसे मारने के लिए उसे मुक्का दिखाती है। क्यों रे सांजी, क्या कह रहा था अभी तू? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। और फिर उसे अपना कोट पहना देता है। फिर सांजी इन सभी को बताता है, मेरी बात मिस्टर जीरो से हुई थी। क्या क्या तुमने बॉस से बात की? और उन सभी को सारी बातें बता देता है कि कैसे क्रोकोडाइल इसे मिस्टर 3 समझ रहा था और कैसे उसने उसे चालाकी करके झूठ बोला। और वो सब ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली अब हम आजाद हो गए हैं। और सांजी सभी को वो इटरनल पोस्ट दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और उनके मुंह कुछ इतने बड़े खुल जाते हैं क्योंकि सभी लोग कब से इस चीज को ढूंढ रहे होते हैं। लूफी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो इटरनल पोस्ट है अलाबास्ता का। खुशी के मारे वीवी सांजी के गले लग जाती है और इससे सांजी के दिन बन जाते हैं। लूफी और सभी लोग डोरी और ब्रोगी को अलविदा कहते हैं। मास्टर, एक दिन में योद्धाओं के शहर एल्बाफ जरूर आऊंगा। और अपने शिप की ओर निकल जाते हैं और डोरी और ब्रोगी यहाँ बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। हमारे दोस्त यहाँ से जा रहे हैं। डोरी, हम यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, वो उनका इंतजार कर रहा होगा, हमें जाना ही होगा। और एक अजीब सा क्रीपी लुक देते हैं। और यहाँ सांजी और जोरो लड़ रहे होते हैं कि इनमें से कौन सबसे बड़ा जानवर लेके आया है। फिर नामी ने चिल्लाकर गोइंग मेरी के अंदर बुलाती है। इसके बाद शिप स्टार्ट हो जाती है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लूफी देखता है कि सामने डोरी और ब्रोगी खड़े होते हैं और वो लूफी से कहते हैं, हम पे विश्वास रखना और बस सीधा जाते रहना। हाँ ठीक है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और गोइंग मैरी के सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट गोल्ड फिश आ जाता है और ये देखकर सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। कोई बात नहीं, सीधा चलते रहो। और वो लोग सभी उस जायंट फिश के मुंह के अंदर चले जाते हैं। और जब इसका मुंह बंद होने वाला होता है तभी डोरी अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और हम लोग देखते हैं डोरी की तलवार में से ब्लू फ्लेम निकल रही होती है और ब्रोगी के कुल्हाड़ी में से रेड कलर का फ्लेम निकल रहा होता है। ये दोनों अपने हथियारों को पानी में मारते हैं जिस वजह से एक शॉक वेव क्रिएट होता है और उस गोल्डन फिश के बीच में से निकलता है और उस मछली का पेट फट जाता है और ये सभी लोग इस जायंट गोल्ड फिश से बच जाते हैं।